अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम अकाउंट पार्ट 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर है साझेदार का प्रवेश, ये एकदम इजी चैप्टर है, बट फिर भी पता नहीं स्टूडेंटों को बहुत हार्ड लगता है ये चैप्टर। बट मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर एकदम ईजी है। तो यदि आपने साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब अच्छे से करा है तो ये चैप्टर आप आसानी से कर लोगे। बस खाली आपको इसके अंदर ख्याति का जो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह समझना है। अगर आपने ख्याति का पॉइंट अच्छी तरह समझ लिया तो चैप्टर आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। बट अगर ख्याति का पॉइंट आपसे अच्छे से नहीं होता है तो आपके 3 से 4 मार्क्स कट सकते हैं। तो खाली इसके अंदर एक ही पॉइंट है ख्याति का जो आपको अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर का एक एक पॉइंट अच्छे से और परफेक्टली साथ मिलकर हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको सभी वीडियो अच्छे से देखना है और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि साझेदार का प्रवेश होता क्या है। मान लीजिए एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है ए और बी, वो अपना धंधा अच्छी तरह चला रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनका धंधा थोड़ा और अच्छा ग्रो करे। तो वो क्या करते हैं, किसी अन्य साझेदार को प्रवेश देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनका धंधा और अच्छी तरह ग्रो करेगा, प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे, ठीक है। तो क्या कहलाता है, वो साझेदार का प्रवेश कहलाता है। किसी अन्य साझेदार को पेढ़ी में प्रवेश दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, साझेदार का प्रवेश। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चले कि साझेदार को किन कारणों से प्रवेश दिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, जब चालू साझेदारी पेढ़ी में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। तो मानो कि ए और बी एक पेढ़ी के साझेदार है, वो अपना धंधा अच्छे से चला रहे हैं, बट उन्हें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इन कारणों से वो एक नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। जिससे क्या होगा, वो अपनी पूंजी लाएगा तो धंधे में लगाएंगे। अगर धंधे में लगाएंगे तो उनको और अच्छी तरह का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था कि अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। तो अगर पूंजी की आवश्यकता होती है धंधे में तो चालू साझेदार क्या करते हैं कि नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब चालू साझेदारी पेढ़ी में अधिक संचालकीय शक्ति की आवश्यकता हो। संचालकीय शक्ति का मतलब होता है कि धंधे में अधिक काम हो बट उसे करने वाले केवल 2 ही साझेदार हो। तो इस कारण से भी चालू साझेदार क्या करते हैं, एक नए साझेदार को प्रवेश देते हैं जिससे काम आपस में बढ़ जाए और धंधा अच्छे से चलता रहे। तो दूसरा पॉइंट क्या था, अधिक संचालकीय शक्ति। अधिक संचालकीय शक्ति का मतलब कि पेढ़ी में अधिक काम होना जिससे 2 साझेदार मिलकर काम नहीं कर सकते, इसलिए वो तीसरे साझेदार को प्रवेश देते हैं जिससे काम आपस में बढ़ जाए। तो उम्मीद है आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जब कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु पाए। अगर एक चालू साझेदारी पेढ़ी में कोई साझेदार निकल जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस कारण से भी एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है जिससे वो उसकी जगह ले सके, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, जब कोई साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको आसानी से आ गया होगा कि अगर कोई साझेदार निकल जाता है या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो कोई नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस कारण से भी एक पेढ़ी में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, साझेदारी पेढ़ी का कोई कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी पेढ़ी में ही चालू रहे, इस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। मान लीजिए कि एक साझेदारी पेढ़ी चल रही है, उसके अंदर कोई कर्मचारी है जो अच्छी तरह काम करता है और उसे बहुत कुछ आता है। तो साझेदार यहाँ क्या सोचते हैं कि ये जो कर्मचारी है ये हमारी पेढ़ी छोड़कर कोई और पेढ़ी में ना चले जाए। इस कारण से भी वो क्या करते हैं कि उस कर्मचारी को ही क्या करते हैं, पेढ़ी का भागीदार बना लेते हैं। तो जिससे उस कर्मचारी को ही एक पेढ़ी में क्या मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है। तो ये भी एक कारण है कि एक नए साझेदार को प्रवेश देना कि कोई कर्मचारी अच्छी तरह धंधे में काम कर रहा है, अगर कहीं और वो चला ना जाए तो इस कारण से भी जो चालू साझेदार है उसको क्या करते हैं, प्रवेश दे देते हैं पेढ़ी में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। पांचवा पॉइंट क्या था, साझेदारी पेढ़ी के धंधे में जोखिम के वितरण के लिए। जोखिम के वितरण का मतलब है कि कभी कभार धंधे में नुकसान भी होता है। तो कोई 2 साझेदार अगर धंधा चलाते हैं, मान लीजिए उनको 1,50,000 का नुकसान हुआ है, तो वो जोखिम कैसे बांटेंगे अपना, आधा आधा, जैसे कि 75,000 और 75,000। तो वो जोखिम इनको थोड़ा कम बांटना पड़े तब भी क्या करते हैं, वो एक नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। तो जैसे तीसरा साझेदार धंधे में आएगा तो वही जोखिम का वितरण कैसा हो जाएगा, समान भाग में। तो सभी के भाग में वो कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000 और 50,000। तो इस कारण से भी एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है जिससे क्या होता है, जोखिम का वितरण थोड़ा कम हो। पर आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर जोखिम के वितरण के लिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जा रहा है,
तो कभी कंपनी को अच्छा लाभ होगा, तब उस लाभ को भी उस साझेदार में बांटा जाएगा समान भाग में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 5वां नंबर का पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ कारण थे जिससे नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। तो अभी हमने क्या समझा कि एक नए साझेदार को किन कारणों से प्रवेश दिया जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि जब एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला है लाभ हानि का नया प्रमाण और पुराने साझेदारों के त्याग का प्रमाण। तो जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो सभी साझेदारों को क्या होता है, नया लाभ हानि का प्रमाण निश्चित होता है। और जब एक नया साझेदार धंधे में आता है तो वो ख्याति लेके आता है। तो जब भी वो ख्याति लेके आएगा तो पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण निकाला जाएगा। तो जब मैं आपको सवाल सिखाऊंगा तो आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगा, तो अभी खाली आप थोड़ा याद कर लीजिए इसे। तो पहला पॉइंट क्या था, लाभ हानि का नया प्रमाण और पुराने साझेदार को त्याग का प्रमाण निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ख्याति से संबंधित हिसाबी असर है। तो जब हम इस वीडियो को शुरू करें तभी मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में केवल ख्याति का पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ख्याति का पॉइंट आ जाता है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो दूसरा क्या है, ख्याति से संबंधित हिसाबी असर है। तो इसके अंदर जब नया साझेदार ख्याति लाएगा तो उसकी भी हमें हिसाबी असर देने पड़ती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ख्याति से संबंधित हिसाबी असर है। तीसरा क्या है, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर है। तो यहाँ पर संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया है। जब हम एक नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो वृद्धि कमी भी होती है संपत्ति और दायित्व में, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है अनामतों और एकत्रित लाभ की हिसाबी असर। तो पेड़ी में कुछ अनामतें भी होती है और एकत्रित किया गया लाभ भी होता है जिन्हें हमें पुराने साझेदारों में बांटना होता है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। साझेदार की पूंजी में परिवर्तन। तो जब एक नया धंधा शुरू करते हैं तब पुराने साझेदारों की कुछ और पूंजी होती है, और जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो साल के अंत में उनकी पूंजी का प्रमाण बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साझेदार की पूंजी में परिवर्तन। तो अभी खाली आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं कि जब एक साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो किन किन बातों को ध्यान में लिया जाता है। ये सभी को मैं आपको जब सवाल सिखाऊंगा तो अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एक नए साझेदार को किन कारणों से प्रवेश दिया जाता है और किन किन बातों को ध्यान में लिया जाता है, इन सभी को अच्छे से सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम ख्याति और पूंजी संबंधित कुछ प्रविष्टि को देखेंगे जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको वो अच्छे से याद होगा तो आप सवाल को अच्छी तरह कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।